दोस्तों आज एक अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही खराब खबर निकल कर आ रही है और ये वैसे तो न्यूज़ कल ही आ गई थी कि एक फिर से एक बार अगर आप देखोगे तो एक बैंक जो है डूबती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कौन सी बैंक है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके इम्पैक्ट जो है मार्केट पर क्या पड़ेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है कंप्लीटली बेरिश मार्केट में पहुंच चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कल तो मैंने वीडियो डाली नहीं थी जिसमें हमने डिस्कस नहीं कर पाया कि ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई है अमेरिका में, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत दोस्तों मैं करता हूँ बैंक फेलियर से। एक बार फिर से एक आप देखेंगे तो बैंक फेल होती हुई दिखाई दी है एंड इस बैंक का जो नाम है वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक है तो आपको ये समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक ना तो पूरी तरीके से प्राइवेट होती है ना ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक होती है लेकिन इसका कंट्रोल थोड़ा सा उनके मेंबर्स के हाथ में ज्यादा होता है। तो एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एसबीआई वगैरह जितनी गवर्नमेंट नहीं है लेकिन बहुत हद तक उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में तो है। तो गवर्नमेंट की निगरानी में तो बैंक रहती है। और वैसे इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है कि सरकारी है या प्राइवेट, क्योंकि ना कोई भी बैंक हो उसे आरबीआई की निगरानी में रहना ही पड़ता है, चाहे सरकारी ही क्यों ना हो, या फिर सरकारी है तो है ही, लेकिन अगर प्राइवेट भी होगी तो भी उसे आरबीआई के अंडर ही रहना पड़ेगा। भारत में कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आरबीआई के बिना काम नहीं कर सकती, तो ये बात आप मान के चलो। ऐसे में एक बैंक डूब जाती है। अभी सामने ये चीजें निकल कर आ रही है कि बैंक के फाइनेंशियल्स में कुछ घपलेबाजी मिली है आरबीआई को। आरबीआई ने होल्ड लगा दिया है किसी भी तरीके का पेमेंट निकालने पर। अब सबसे पहले ये बात निकल कर आती है कि जो कुछ समय से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि लिक्विडिटी इशू हैं बैंक्स में, तो क्या ये बात अब सच या फिर सीधे तरीके से सामने आने लगी है इस बैंक के माध्यम से? और इस बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड जो है हो कैसे गया? सबसे बड़ी बात तो यही दिखाई देती है। अगर आरबीआई ने अभी इस पर जो बैन लगा दिया है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आरबीआई ने अपने हिसाब से चीजें सोची होंगी, लेकिन उनका क्या, जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है, मतलब पैसा लगा हुआ है इन द सेंस पैसा इसमें है, पैसा उन लोगों ने जो है डिपॉजिट इसमें कर रखा है, उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए अभी होल्ड कर दिया, लेकिन आदमी को पैसे की जरूरत अगर मान लेते हैं अभी है, कल ही है, 15 दिन बाद है, उसका क्या होगा? और किसी किसी ने बैंक में तो अगर आप देखते हो लोगों की पूरी जमा पूंजी भी होती है। तो इस तरीके के बैन से हो सकता है आदमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया बैंक पर विड्रॉल पर तो बैन लग गया, लेकिन आदमियों मतलब लोगों का होगा क्या? और आरबीआई उस समय क्या सो रहा था? क्लियर बात यह है कि आरबीआई गवर्नर उस समय कर क्या रहे थे, कि आरबीआई की मैनेजमेंट जो है उस समय क्या कर रही थी जब इसमें इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही थी, इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट हम कह सकते हैं। ये हुआ कैसे? क्योंकि आरबीआई तो बैंक का पूरा डेटा हर हफ्ते और हर महीने कलेक्ट करता ही है। वैसे तो डेली बेसिस पर ही चीजें आरबीआई चाहे तो मैनेज कर सकता है, जब चाहे तब मैनेज कर सकता है, उन पर कोई रोक या कोई कंट्रोल तो है नहीं किसी का। तो इतना बड़ा गेम हो गया। आरबीआई तब क्या कर रहा था? तब क्या आरबीआई की मैनेजमेंट पूरी तरीके से सो रही थी, इस बात को समझना चाहिए। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो अब जो भले ही आरबीआई ने किया लेकिन बीत किस पर रहा है? अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो, इसका जो इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, आम जनता पर। किसी के 50 लाख है, किसी के 1 करोड़ रुपया, किसी का कितना भी उसमें रुपया है, सब पैसा फंस गया है। अब इसका जो नुकसान झेल रहा है वो आम आदमी, और ये भी पता नहीं कि वो पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसका भी कोई देखा जाए तो डूबती हुई बैंक का कोई माई बाप नहीं होता। बच गई तो बच गई, नहीं तो डूब तो गई है। आप ये मान के चलो। ठीक है, तो ये स्थिति है बैंकों की। आज सरकार कहती है कि आपको पैसा बैंक में रखना ही पड़ेगा, आपको फोर्स किया जाता है। आप अगर घर में पैसा रखते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपका पैसा ही जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बैंक में रखें तो ये हाल भी हो सकते हैं, आप ये भी मान के चलो। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अब बात ये आ जाती है कि दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक क्या सभी फ्रॉड ही होती है? ऐसा नहीं है। सभी हम किसी को एक जनरलाइज करके किसी तरीके की सब बैंक को ये नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड है या क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कुछ तरीके की बैंक है उन्हें, उनसे आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जब आती है वहीं आती है। एक तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, कोशिश करो अगर बहुत ज्यादा ही कोई मजबूरी ना हो तो कोऑपरेटिव बैंक में एक भी रुपया मत डालो।
ठीक है, 1 रुपया आप डालो मत, अगर उनका कोई शेयर है तो शेयर में भी इन्वेस्ट मत करो, ये तो आप ध्यान रख लो। ठीक है, अब आता है दूसरी तरीके की कैटेगरी, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ना तो उनमें पैसा डालो ना उनमें इन्वेस्ट करो। होता क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है हायर एफडी पर, मतलब एफडी पर हायर इंटरेस्ट जो है आपको ऑफर करते हैं, तो जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। लोग कहते हैं कि चलो यार इनमें पैसा डाल देते हैं, शायद ज्यादा पैसा मिलेगा इंटरेस्ट पर। लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में कभी कभी आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी अटक जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक में पैसा नहीं डालना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा नहीं डालना है। ऑलरेडी आरबीआई एक बार सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी वार्निंग दे चुकी है। ठीक है, और ये पेटीएम वेटीएम बैंक जैसी बैंक खुलकर नई नई चालू हो जाती है ना, एयरटेल बैंक, पेटीएम बैंक, इस तरीके की, इनमें पैसा नहीं डालना। अरे वो 1000 2000 रुपए वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो लोग अपनी जमा पूंजी डाल रहे हैं 5 लाख 10 लाख 50 लाख, ये नहीं डालना। ठीक है, 3 तरीके की होगी। अब आता है चौथे तरीके की, खराब फंडामेंटल वाली सर प्राइवेट बैंक, जैसे कि आरबीएल हो गया, यस बैंक में भी भैया डर तो है ही। ठीक है, और भी कुछ बैंक हैं जो सरकार मतलब प्राइवेट है, लेकिन उनके भी हालचाल कोई बहुत अच्छे नहीं है। सरकारी बैंक का क्या होता है, जैसे पीएनबी में भी इस तरीके के फ्रॉड व्रॉड हुए थे, लेकिन वो मैनेज हो जाता है, बहुत बड़ी बैंक है, वहां मैनेज हो जाती है चीजें। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक वाली स्थिति जब आती है ना, तो मैनेज करना भी मुश्किल पड़ जाता है। अब देखो होल्ड लग गया ना, अब आदमी पैसा ही नहीं निकाल पा रहा अपना, और जब पैसा ही नहीं निकाल पा रहा तो कितनी बड़ी समस्या है। तो आरबीआई ने तो अपना काम नहीं किया, ये बात मुझे बोलने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं। बिल्कुल आरबीआई ने समय पे अपना काम नहीं किया, और उसका परिणाम आज आम जनता भुगत रही है। अब क्या ही होगा आगे वो तो देखा जाएगा, लेकिन बैंकों के फाइनेंशियल पर अब सवाल जरूर उठ गए, और भी जो बैंक है उनकी भी स्क्रूटनी जहां तक होगी ही होगी। अब बात आती है दोस्तों, बैंक का ये मसला ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है दोस्तों, अमेरिका में जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, अगर आप देखोगे वहां पर मोदी के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने ही ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग बोला, और उन्होंने बोला है कि हमने तो बस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, हमने किसी की तरफ न ज्यादा या न कम, ऐसा कुछ नहीं किया। जो हम पे जितना लगाता है हमने उतना ही लगाया उन पर। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी उनकी कंपनीज पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया पर भी उतना लगेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर आप भारत पर उतना ही टैरिफ लगाओगे तो ये चाइना से कैसे लड़ाई होगी, चाइना से कैसे हम फाइट करेंगे, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हम यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। ट्रंप इस बार जो है पहले जैसा साथ मुझे नहीं लग रहा भारत का देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और ये मीटिंग ने मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट गिरा, इस मीटिंग का कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट था। ठीक है, अगर अब बात आती है स्मॉल एंड मिड कैप की, ये इंडेक्स के तौर पर अगर हम देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स, दोनों इंडेक्स जो है 20-20% से नीचे आ चुके हैं। तो अब एक आप ये कह सकते हो बेरिश मार्केट में ये पहुंच चुके हैं। जब तक 20% के ऊपर थे तब तक हम सिर्फ करेक्शन बोल रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉपर गिरावट वाले मार्केट में पहुंच चुके हैं। और एक माइनर ही सही लेकिन क्रैश है, ये माइनर क्रैश तो है ही मार्केट का, और कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के ही करना है दोस्तों। और लास्ट में अगर हम निफ्टी के हिसाब से देखें तो अभी मार्केट में रिवर्सल के कोई खास संकेत दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपनी एसआईपी बंद कर दो, ये ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी तो आपको ना, अगर मार्केट यहाँ से और भी गिरता है 3-4, मैं तो वर्स्ट के सिनारियो भी अगर डिस्कस करूं तो 50% भी गिरता तब भी एसआईपी नहीं रोकनी, क्योंकि असली समय तो एसआईपी करने का तो वही होता है। ऐसा थोड़ी कि आज कुछ प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल इशू है, तो मार्केट डाउन है तो जिंदगी भर डाउन ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। मार्केट तो उठेगा ही ना अल्टीमेटली, अभी नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद। एसआईपी क्यों ही करी जाती है, क्योंकि हम सालों साल का व्यू पॉइंट लेके चलते हैं, 5 साल 10 साल का। तो 5 साल 10 साल में क्या मार्केट सही नहीं होगा? आपको सोचो, अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 साल 10 साल में मार्केट सही नहीं होगा तो आप डेफिनेटली अपनी एसआईपी रोक सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 साल बाद मार्केट बहुत ऊपर होगा, 10 साल बाद काफी ऊपर होगा, तो फिर क्या ही टेंशन है। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ लमसम जो स्टॉक खरीदे जा रहे हैं
उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बैंक वाली बात जो मैंने शुरुआत में बताई, उस पर तो विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। कोई भी आलतू-फालतू बैंक में अपना पैसा मत डालो। कहीं न कहीं आज नहीं तो कल कभी कोई बैंक जो है कभी बीच-बीच में प्रॉब्लम में आती ही है। एक बार और महाराष्ट्र की एक बैंक पीएनसी थी, पता नहीं कौन सी थी, एग्जैक्टली नाम नहीं याद, वो भी डूबी थी, तो वहां भी दिक्कतें लोगों को हुई थी। तो इस तरीके की जो फिजूल वाली बैंक है, फालतू वाली बैंक है, उन पर उनसे दूरी बनाओ तो ज्यादा बेटर है। इस इश्यू पर आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। बैंकों के मामले में आरबीआई जो सरकार हमें फोर्स करती है कि हमारा पैसा बैंक में ही रहना चाहिए, और बैंक भी आजकल कोई खास सेफ नहीं है। और आरबीआई झट से जिस समय चाहे बैन लगा देता है, और जब काम करना चाहिए एग्जैक्टली तब काम नहीं किया आरबीआई ने। आपको क्या लगता है? तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।